Hello friends, today we will start our next chapter. It is refrigerant. This is a purely theoretical chapter. No numerical will come from this chapter, and it is easy also. So don't skip this because easy and without numerical. 2 or 3 theory bit will appear in exam. So what is refrigerant? Refrigerant is a working fluid for refrigeration system. Means what is function of refrigerant? It it takes heat and release the heat. Means it takes heat in evaporator from space or anything which is placed in the evaporator. Because of that heat converter, it changes its phase from liquid to gases. Again, these gases goes to condenser through compressor, and in compressor, sorry, and in condenser, it rejects it to the atmosphere and become liquid from vapor. Okay, so by changing phase, it exchange the heat. Means it takes it from a refrigerant system and rejects it out of the refrigerant system. So this is the we can say that this is the medium through which heat is exchanged in refrigerating system. समझ में आ रहा है आपको कि रेफ्रिजरेंट क्या करता है? रेफ्रिजरेंट एक मीडियम है, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में लाके छोड़ देता है। एब्जॉर्ब कहाँ पे करता है? इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, इवेपोरेटर की हीट एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। अब वो वेपर आगे जाकर कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर में जाने के बाद वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में क्या होता है, वो उसकी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करता है और उसकी वजह से वो जो वेपर है रेफ्रिजरेंट की, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो फेज चेंज करके वो हीट एक्सचेंज करता है, मतलब रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम की हीट लेके एटमॉस्फेयर को बाहर छोड़ेगा। Clear? So this is working fluid. Now these are the desirable properties of ideal refrigerant. This property should be possessed by refrigerant for effective use. Okay. So which of the this question may be come in exam for 7, 5, or 6 marks. So what are the desired property of ideal refrigerant? It should have low boiling point and freezing point. अब जितना उसका लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना कम टेम्परेचर इवापोरेटर में मेंटेन रहेगा। मतलब जितना आपको टेम्परेचर इवापोरेटर में मेंटेन करना है, जितना कम टेम्परेचर आपको इवापोरेटर में मेंटेन करना है, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, मतलब जिस टेम्परेचर को वो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। सपोज किसी रेफ्रिजरेटर का बॉइलिंग पॉइंट -10 है, मतलब हम -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अटेंड कर सकते हैं इवापोरेटर में, बराबर। अब समझो अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है कि जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होगा। अब ये जितना कम रहेगा उतना हम उसको यूज कर सकते हैं, बराबर। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट -10 और फ्रीजिंग पॉइंट -20, मतलब -20 को फ्रीज हो जाएगा, तो हमें कितना मिल रहा है? -10 to -20। तो ये डिजायरेबल नहीं है। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना -20, वो बहुत दूर होना चाहिए, वो या बहुत कम होना चाहिए, मतलब -60 -70। मतलब हम वहां तक उस रेफ्रिजरेंट को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार रेफ्रिजरेंट फ्रीज हो गया तो वो फ्लो नहीं होगा, और अगर वो फ्लो नहीं होगा तो वो हीट एक्सचेंज नहीं करेगा कंडेंसर में, और कहीं पर भी रुक गया तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, बराबर। तो उसमें उसका जो सॉलिड होने का टेम्परेचर वो भी बहुत कम चाहिए। समझ में आ गया? हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर क्या रहता है कि उसके अब वो लिक्विड और वेपर में डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो जितना ज्यादा रहेगा उतना हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उतना मतलब कंडेंसर में क्या रहता है, जनरली टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है,
अभी ये अगर क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है तो कंडेंसर में प्रॉब्लम आ जाएगा कि लिक्विड मतलब क्रिटिकल प्रेशर क्या रहता है कि उसके क्रिटिकल रीजन क्या रहता है कि उसमें वेपर और लिक्विड क्या है ये डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, सो उसका जितना क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए जो लैटेंट हीट लगती है वो हाई रहनी चाहिए, बराबर। अब देखो जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आ गया, उसकी उसको अगर वेपराइजेशन के लिए कम हीट लग रही है, बराबर, इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना होगा उस स्टेट में, क्योंकि वो कम हीट लेके वेपराइज होगा, बराबर क्या। जितना लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा रहेगा उतना कम रेफ्रिजरेंट में वो ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकेगा। ये तो आपको समझ में आया होगा, सिंपल। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है, इसका मतलब कम हीट लेते ही वो वेपराइज हो जाएगा। अगर हमें ज्यादा उस पूरे रीजन की इवापोरेटर की हीट लेनी तो फिर ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना होगा, ज्यादा मास। ओके, लेकिन अगर वो हाई लैटेंट हीट है उसकी वेपराइजेशन की तो ज्यादा कम मतलब 1 kg जो रेफ्रिजरेंट है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हमें कम से कम मास फ्लो रेट में हम काम कर सकते हैं। लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट डिग्री इन यूनिट टाइम वगैरह वगैरह। ओके, अगर उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने में हमें ज्यादा ये होंगे, बराबर। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पेपर मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तभी वो अच्छे से हीट एक्सचेंज कर पाएगा। नॉन थर्मल कंडक्टिव मतलब जितनी थर्मल कंडक्ट ज्यादा ज्यादा उतना उसका हीट एक्सचेंज कम टाइम में होगा। नॉन कोरोजिव टू मेटल, ये मेटल को उसमें कोरोड नहीं करना। नॉन फ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोसिव, ये सेफ्टी के लिए। नॉन टॉक्सिक, अगर बाई चांस वो लीक भी हो गया तो वो हैजर्डस नहीं होना चाहिए। उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, वो इजीली और रेगुलरली अवेलेबल होना चाहिए। वो इजी टू लिक्विड ऑटोमेटिक मतलब वो जनरली जो रेफ्रिजरेंट रहते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस रहते हैं, बराबर। तो उस गैसेस को हमें लिक्विड करके रेफ्रिजरेंट में भेजते हैं, तो इजीली लिक्विफाई होना चाहिए। इजी टू लोकेटिंग लीक बाय ऑर्डर एंड सुटेबल इंडिकेटर, अगर उसका मतलब अगर वो लीक हो गया तो वो हमें जल्दी समझने के लिए उसका ऑर्डर भी स्पेसिफिक चाहिए। जैसे गैस लीक होता है तो गैस की ऑर्डर से हम पता चलता है गैस अपना एलपीजी गैस लीक हो रहा है। वैसे अगर रेफ्रिजरेटर लीक होता है तो उसकी ऑर्डर और ऑर्डर ऑर्डर होनी चाहिए कि अगर ऑर्डरलेस ला तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो लीक हो रहा है, तो या कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने चाहिए कि वो लीक हो रहा है। और वो मिक्सेस भी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। So these are the desirable properties of ideal refrigerant। इतने प्रॉपर्टीज उसमें आइडियल रेफ्रिजरेंट में होनी चाहिए तभी वो अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है। ओके, सो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट इज जो मैंने बताया वो हीट एक्सचेंज करता है बाय एक्सचेंज प्रोसेस। रेफ्रिजरेंट इज द फ्लूइड used for heat transfer in refrigerating system that absorbs heat during evaporation from the region of low temperature and pressure and release heat during condensation at region of high temperature and pressure। अब लो टेम्परेचर और प्रेशर रीजन कौन सा रहता है, इवेपोरेटर का। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर रीजन कौन सा रहता है, कंडेंसर। तो इवेपोरेटर में वो इवेपोरेट होके हीट हीट लेके इवेपोरेट होगा, कंडेंसेशन में वो हीट देके कंडेंस होगा, लिक्विड में आएगा, बराबर। जनरल रेफ्रिजरेंट इज वर्किंग फ्लूइड ऑफ रेफ्रिजरेटिंग प्लांट और रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। और ये रेफ्रिजरेंट में कौन सी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 7 मार्क के लिए तो आपको 14 तो लिखनी है। Now we will see classification of refrigerant. So there are two types of generally two types of refrigerant: primary refrigerant and secondary refrigerant. So what is primary refrigerant? These are the refrigerant which cool the substance or space directly by absorbing latent heat। मतलब जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आके डायरेक्टली इवेपोरेटर हीट लेके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली इवेपोरेटर से हीट नहीं लेता है वो किसी और
इससे हीट लेगा जो इवापोरेटर की हीट लेगा, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, हम बाद में देखेंगे। सो व्हाट इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट? These are the refrigerant which cool the substance or space directly by absorbing latent heat. मतलब वो evaporator में आएगा, डायरेक्टली evaporator स्पेस की हीट लेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और कंप्रेसर की तरफ जाएगा। It absorbs heat during evaporation evaporator and releases the heat energy during condensation in condenser. It is also known as direct expansion system. तो इसका एग्जांपल है अमोनिया, फ्रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. This fluid provide refrigeration by undergoing a phase change process in the evaporator. फेज चेंज प्रोसेस मतलब वो लिक्विड टू गैस, वेपर और वेपर टू लिक्विड चलता रहेगा। मतलब इवापोरेटर में वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा और कंडेंसर में वो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। तो फेज चेंज करके वो हीट एक्सचेंज करता है। जनरली इवापोरेटर और कंडेंसेशन में सिर्फ लैटेंट हीट ही एब्जॉर्ब करते हैं थियोरेटिकली। मतलब वो सेंसिबल लिक्विड आएगा, सैचुरेटेड लिक्विड आएगा, जस्ट लैटेंट हीट इवेपोरेटर से एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से वेपर बनेगा और चला जाएगा। और कंडेंसर में वो जस्ट लैटेंट हीट रिलीज करेगा और वेपर से लिक्विड कन्वर्ट होगा। इसके बाद में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट प्लांट में अब जैसे पहले बताया, सेकेंडरी मतलब वो डायरेक्ट इवेपोरेटर से लेगा, वो दूसरे किसी मीडियम से लेगा जिसने इवेपोरेटर की हीट ली है। In refrigeration plant, a secondary coolant is used as cooling medium, which absorbs heat from refrigerated space and transfer to primary refrigerant in evaporator. Secondary refrigerant is also known as under the name brine and diffuse. मतलब evaporator में already एक कूलिंग एजेंट या एक दूसरा रेफ्रिजरेंट रहेगा जो इवापोरेटर की हीट लेगा। वो कूलिंग मीडियम जो है वो इवापोरेटर की हीट लेगा और इवापोरेटर की हीट लेने के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो हीट वो उस रेफ्रिजरेंट को दे रहा है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट अब इवापोरेटर में आ रहा है उसने डायरेक्ट इवापोरेटर से हीट ली क्या? नहीं, उसने कूलिंग मीडियम से हीट ली और कूलिंग मीडियम में इवापोरेटर से ली। तो इवापोरेटर का और उस रेफ्रिजरेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आया। मतलब उस रेफ्रिजरेंट ने कूलिंग मीडियम से हीट ली, कूलिंग मीडियम ने इवापोरेटर से ली। तो जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली इवापोरेटर से हीट नहीं लेता है उसे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, और जो डायरेक्टली इवापोरेटर से हीट लेता है उसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। So these are the again further classification of primary refrigerant. These are the four main types of primary refrigerant: halocarbon refrigerant, azeotrope refrigerant, inorganic refrigerant, and hydrocarbon refrigerant. So we will go after one. So halocarbon refrigerant means they contain one more or of this halogen. मतलब उसमें क्लोरीन रहेगा या ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, उसके साथ हाइड्रोकार्बन रहेगा। Halocarbon refrigerant are all synthetically produced and were developed as Freon family of refrigerant. Here they are fluorocarbon of methane and ethane series. मतलब मीथेन ईथेन के साथ कोई भी फ्लोरीन ऐड हो जाएगा या इस हैलोजन फैमिली से कोई भी एक उसके साथ में रहेगा, आइदर क्लोरीन, आइदर ब्रोमीन, आइदर क्लोरीन। ये जो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है नॉन टॉक्सिक रहते, नॉन फ्लेमेबल रहते, नॉन एक्सप्लोसिव रहते, नॉन कोरोसिव रहते, नॉन इरिटेंट रहते हैं बॉडी अगर लिक्विड है तो, एंड ये ऑर्डरलेस रहते, कलरलेस रहते, कभी ऑर्डरलेस नहीं रहना चाहिए। विल नॉट रिएक्ट विथ फूड प्रोडक्ट स्टोर, जो अपन इवेपोरेटर में थिंग्स रखते हैं, फूड रखेंगे या दूसरे रहेंगे तो उसके साथ में उसका रिएक्शन नहीं होता है। और उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रहती है वो अच्छी रहती है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मतलब जो हमने देखा लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट वगैरह 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 वो बहुत अच्छी रहती है। ओनली डिसएडवांटेज ओजोन लेयर इज डैमेज। इसके अगर ये लीक होता है तो इससे ओजोन लेयर पे इफेक्ट करता है। अभी 2020 तक हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट को हमें रिप्लेस करना है। मतलब 2020 अभी था, शायद अगले 1-2 साल में कोई भी फ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेंट यूज नहीं होगा क्योंकि ये ओजोन लेयर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। तो ऐसा जो इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड हुआ कि जो फ्लोरोकार्बन है उसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर दे
CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या CFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये अभी तक यूज होते थे, लेकिन इन फ्यूचर ये यूज नहीं होंगे, इनके ऊपर बैन रहेगा। So these are the CFC R11, R12, R113, R114, R115, HCFC R22, R123, HCF, HFCs R34A, R404A, R407C, R4110A। ये नॉमेनक्लेचर है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। So these are the halocarbon refrigerant, free on tail। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CCl2F2, carbon difluorodiafluoromethane, mostly used in domestic and commercial refrigerant, in ice cream plant, display component, deep freezer, इसमें Freon used है। It is very widely used colorless gas with mild odor, heavier than air, does not dissolve in water, moisture content should not exceed water में dissolve नहीं तो बहुत अच्छी बात है। Refrigerant effect पर 1.5 times that Freon2। It does not react with ferrous metal, aluminum, phosphor bonds. It attacks copper, copper alloy, zinc, bronze, and dissolves in water. It does not react with lubricating oil in the absence of moisture, but oxidize them in presence of water. These are the example of halocarbon. We are saying, and these are the refrigerant, and these are the applications. CFC R11 का आपको मिलता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जहाँ पर 200 से 2000 टन कैपेसिटी चाहिए। It is used where low freezing point and non-corrosive properties are important। जहाँ पर लो फ्रीजिंग पॉइंट और कोरोजन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर यूज होता है। R12 होता है मोस्टली एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, आइसक्रीम कैबिनेट्स, वाटर कूलर्स, विंडोज एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। यहाँ पर R13 लो, जहाँ पर -90 डिग्री कैस्केड सिस्टम है। कैस्केड में आपको पहले बताया, पहले मतलब सेकंड चैप्टर में क्लास में। R113 small to medium air conditioning system and initial cooling, और R114 household refrigerator, large industrial cooling, frozen food, ice cream, यहाँ पर। So these are the application of this halocarbon family refrigerant. Now next is inorganic refrigerant। Inorganic refrigerant मतलब आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन रहते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं रहते। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी है वो हम इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। These are exclusively used before introduction to halocarbon। ये पहले होता था। These refrigerant are still in use due to the inherent thermodynamic and physical property। Carbon dioxide, water, ammonia is the most likely used refrigerant। अमोनिया टॉक्सिक रहता है, इसलिए अमोनिया भी जल्द से जल्द रिप्लेस होने वाला है। एयर, सल्फर डाइऑक्साइड, these are the examples of inorganic refrigerant used for commercial purpose, mainly in cold store, ice plant। The boiling temperature of ammonia, NH3 is chemical formula ammonia, at atmospheric pressure -33°C, and melting point from solid is, ये देखो ये melting point from solid मतलब ये freezing point है, -10 को freeze होगा। The low boiling point makes it possible to have refrigeration safely below 0। अगर 0 डिग्री से नीचे चाहिए तो इसका boiling point -33 को हम कर सकते हैं। Without reducing pressure below atmospheric मतलब कम, मतलब atmospheric pressure पे ही 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए इवेपोरेटर में, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसको ऐसा बोलना है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -30 डिग्री है। लैटेंट हीट ऑफ प्रिपरेशन -1315 किलो जूल पर केजी, मतलब इतनी इतनी 1 kg अमोनिया को इतनी हीट लगेगी -15 पे फेज चेंज करने के लिए। लैटेंट हीट ऑफ प्रिपरेशन, फेज चेंज कौन सी, लिक्विड से वेपर में आने। It is colorless gas with sharp plunging smell, has good thermodynamic properties। इसकी thermodynamic properties इसलिए अभी तक यूज होता है। It is neutral to all metals, highly soluble in oil, volatile and non-toxic but in higher concentration। This is a previously used household refrigerator, sulfur dioxide। अभी इसका यूज नहीं है। टॉक्सिक है, नॉन एक्सप्लोसिव है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन कोरोसिव है, irritant to human body, non mixable with oil, has pungent odor,
low cooling heat value. These are the examples of inorganic refrigerant. Now azeotrope refrigerant generally mixture रहता है एक से ज्यादा refrigerant का. This group of refrigerant consists of mixture of different refrigerant which cannot separated under pressure and temperature and have fixed thermodynamic property. ऐसे दो refrigerant mix होते हैं जो एक ही temperature पे boil या उनका फेज चेंज होगा या जो कुछ होना है वो एक ही pressure temperature पे होगा. A stable mixture of two or several refrigerants whose vapor and liquid phase retain identical composition over a wide range of temperature. Azeotropic mixture as designated for 500 series. Designation क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा. Designation मतलब उसको नाम रखना जैसे R11, R12 उसी प्रकार R500. तो ये azeotropic ये जो 500 में ज्यादा दिखते 500, 502, 503, 500, 502, 503 ये जनरली azeotropic रहता है. देखो R500 में 73.8% R12 रहता है तो 26.2% R152 रहता है. R502 में 8.8% R22 रहता है और 51.2% R115 रहता है. Similarly, R503 में 40.1% R23 रहता है and 59.9% R13 रहता है. जैसे azeotropic वैसे zeotropic refrigerant है. Zeotropic mixture one whose composition in liquid and phase equal to that vapor phase. ये मतलब वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएंगे. Zeotropic refrigerant therefore do not boil at constant temperature unlike azeotropic refrigerant. ठीक है और वो 400 सीरीज से बताते हैं तो R404, 407, 410A ये सभी zeotropic refrigerant और 500 की सीरीज में जो 500 की सीरीज में वो azeotropic refrigerant है. हाइड्रोकार्बन तो मालूम है इथेन के साथ जो भी है वो हाइड्रोकार्बन. मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट आर सक्सेसफुली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन. दे possess satisfactory thermodynamic properties but are highly flammable or explosive. मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन यूज करके उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अच्छी है. मतलब जो भी हीट एक्सचेंज करना है जो भी लैटेंट हीट है सेंसिबल हीट है वो सभी अच्छा है लेकिन ये फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव तो ये ज्यादा रिस्की है. इसके एग्जांपल R170 इथेन है, R290 प्रोपेन है, R600 ब्यूटेन है, R600 है, आइसोब्यूटेन है. अभी ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एक ही है मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है इसीलिए यहाँ पर ए रखा है. मतलब 6 और 600 एंड 600 है. ये ब्यूटेन है आइसोब्यूटेन है. नाउ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट. The refrigerant are brine which is used as intermediate fluid between evaporator and substance of space to be cooled. मतलब evaporator और refrigerant ये directly एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है. They cool the substance and the space by observing their sensibility. Also called indirect expansion system. क्योंकि directly heat नहीं लेता है. Brine solution made of calcium chloride or sodium chloride. इसका example है. Water cannot be used as secondary refrigerant because at 0 temperature itself it will become ice and circulation is not possible. वाटर जनरली कहाँ पर यूज होता है जहाँ पर हमें लो टेम्परेचर में चाहिए 0 से ऊपर चाहिए. मैंने जैसे बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिसाइड करता है कि कब तक हम इसे यूज कर सकते हैं. अगर हमें 0 डिग्री चाहिए और हमने वाटर यूज किया वाटर का टेम्परेचर 0 भी होगा तो वाटर आइस बनेगा और फ्लो नहीं होगा. जब तक ये वर्किंग फ्लूइड फ्लो नहीं होगा तब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और जब साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा आउटपुट हमें नहीं मिलेगा. तो वो वहीं पर रुक जाएगा रेफ्रिजरेशन होगा नहीं. ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है कैल्शियम डाइक्लोराइड इज मस्ट प्रेफर्ड इट इज वेरी कॉस्टली. ये जो अलग ब्राइन रहता है मतलब एक दूसरे में मिक्स करके चीप और हार्मलेस है. केमिकली न्यूट्रल टू मेटल्स एंड पैकिंग मटेरियल्स है. should have a low freezing point at large heat capacity. Price of brine depend on temperature these materials to be cooled and industrial procedures to this to be used. ओके अभी जो डेजिग्नेशन है डेजिग्नेशन कल बताऊंगा. आज क्या क्या और फिर से एक बार आपको ये करता हूँ. पहले हमें देखा कि व्हाट इज रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट क्या है. रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट प्लांट का या सिस्टम का जो हीट एक्सचेंज करता है. रेफ्रिजरेटिंग प्लांट से हीट लेगा एटमॉस्फेयर में देगा. तो
बाय फेज चेंज प्रोसेस, मतलब उसकी फेज चेंज होगी। इवापोरेटर में लिक्विड से वेपर होगा हीट लेने के बाद, और कंडेंसेशन में हीट देने के बाद वेपर से लिक्विड होगा। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये मैंने आपको एक बाय वन एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन वाला भी आ सकता है। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसका जो डायरेक्ट इवेपोरेटर से हीट लेता है वो प्राइमरी, जो डायरेक्टली इवेपोरेटर से हीट नहीं लेता है, इवेपोरेटर और उसके बीच में जो मीडियम उससे हीट लेता है उस सेकेंडरी। प्राइमरी के चार टाइप: हाइड्रोकार्बन, आइसोट्रोपिक, इनऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें क्लोरीन फ्लोरीन का कोई भी रहेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ में हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी रहेगा तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब कोई मिक्सचर ऑफ टू रेफ्रिजरेंट जो स्टेबल रहते हैं। इनऑर्गेनिक बोले तो ये कार्बन छोड़ के सभी जो एयर, अमोनिया वगैरह वगैरह। हाइड्रोकार्बन मतलब इथेन मीथेन वगैरह जो भी है वो ये refrigerant। वरना हमने देखा है कल हम जियोट्रॉपिक है, मतलब ये स्टेबल नहीं रहते, इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग रहते हैं। कल हम देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको थ्री थ्री क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल तो इसमें है नहीं। और अब देखो, एक जो कोई सेक्शन बी में आता है, सातवां आठवां नौवां कोई भी क्वेश्चन रहेगा, दो ही थ्री थ्री रहेंगे। नाइन सपोज आठवें में आता है सपोज, तो 8A कोई तो भी थ्री क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क के लिए, 8B दूसरा थ्री का क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क के लिए। इसके अलावा जो लास्ट का क्वेश्चन होता है राइट नोट ऑन, उसमें भी 5 मार्क के लेगा। मतलब 15-20 मार्क तो आप आराम से इसका अटेंड कर सकते हैं। अच्छे से लेके 20 मार्क तो आपको 12-13 मार्क इजीली मिल सकते हैं। बहुत अच्छे लोग 15 मार्क का स्कोर कर सकते हैं। और इसमें ऐसे तो ऐसा न्यूमेरिकल जैसा तो कोई बात नहीं है, गलत आए तो मार्क कम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट आप 20 मार्क लिखो तो 10 मार्क तो पढ़ना ही है। ओके, और ज्यादा कुछ कंटेंट है भी नहीं इसमें कि कोई ज्यादा वास्ट वगैरह। चैप्टर भी छोटा है, थियोरेटिकल है। ठीक है, कल हम आगे का पार्ट